नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव होने हैं, जो कि निकाय चुनावों की वजह से टल गए थे, लेकिन अब जल्द ही राज्य में बीजेपी के नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी। संगठनात्मक चुनावों के बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि निकाय चुनावों की वजह से संगठन के चुनाव में देरी हुई है। अब संगठन के चुनाव शुरू हो गए हैं और इसके लिए 9 फरवरी को देहरादून में संगठन की कार्यशाला रखी गई है, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सह प्रभारी रेखा वर्मा मौजूद रहेंगी। इस कार्यशाला में होने वाले संगठन चुनाव पर चर्चा होगी। संगठन पर्व के तहत पार्टी के संगठनात्मक चुनाव स्थानीय निकाय चुनाव के कारण से कुछ समय के लिए स्थगित किए गए थे और 25 जनवरी को स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न हो गए। तो अब केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में पार्टी के संगठनात्मक चुनाव प्रारंभ हो गए हैं। इसके लिए पार्टी ने प्रत्येक विधानसभा के लिए 3-3 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और ये सभी पर्यवेक्षक मंडलों में जाकर के प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और मंडल अध्यक्ष के लिए सुयोग्य नामों का पैनल बना करके लाएंगे। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 12 राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने नवनियुक्त राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षकों को बधाई दी और कहा कि दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करने के निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री ने आंचल दुग्ध की कार्य योजना के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और प्रदेश में आंचल दुग्ध उपार्जन और आंचल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों की विक्रय संबंधी कार्य योजना की समीक्षा भी की। बैठक में मंत्री द्वारा विगत वित्तीय वर्षों की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में आंचल दुग्ध उपार्जन में हुई वृद्धि पर खुशी जताई और उत्पादों के कम विक्रय पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो प्रदेश में आंचल दुग्ध उत्पादों के विक्रय कार्यों पर विशेष ध्यान दें। लगातार कोशिश यही है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, उत्तराखंड में जो बेरोजगारी है उसको कहीं न कहीं दूर किया जा सके और एक मौका मिले हर व्यक्ति को अपने उत्तराखंड सरकार के साथ जुड़ के काम करने के लिए, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए। हमने कल जो है हमने परसों गन्ना पर्यवेक्षकों को 54 गन्ना पर्यवेक्षकों को हमने नियुक्ति पत्र बांटे थे। 92% हमारे जो वैकेंसी थी उसको कंप्लीट हुई है और आज हम जो है दुग्ध पर्यवेक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे, जिससे हमारे विभाग को फायदा मिलेगा। देखिए, सारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल में उतारने के लिए, चाहे वो गन्ना पर्यवेक्षक हो, चाहे वो दुग्ध पर्यवेक्षक हो, विभाग के अगर हाथ नहीं होंगे तो विभाग काम नहीं कर पाएगा और योजनाओं को धरातल पर उतारने में ये सारे अपनी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो मैं जितने भी लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिल रहा है उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद भी यही करूंगा कि सब धरातल पे अच्छा काम करके और किसानों को, पशुपालकों को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के लिए और उनको राहत देने का काम करें। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भविष्य के लिए खेलों में मुकाम हासिल करने के लिए नई दिशा दी। बता दें कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान कई खेल स्पर्धा मुहैया कराई गई सुविधाएं भविष्य में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के बड़ा अवसर प्रदान करेंगी। खेलों के लिए इन अवस्थापना सुविधाओं का लाभ प्रदेश के खिलाड़ी उठा सकेंगे। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राष्ट्रीय खेलों के आयोजन को उत्तराखंड में खेल और खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इन खेल स्पर्धा में उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को जो खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक मजबूत आधार भी मिल रहा है। नए अवसर लेकर के आया है और पहली बार हम देख रहे हैं अब तक तिथि तक राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के नजरिए से 35 मेडल प्राप्त हो चुके हैं और इस बीच अवस्थापना संबंधी जो कार्य किए गए हैं वो आगे जो युवा हैं उनके काम आएंगे। या बॉक्सिंग के लिए जो डेवलप किया गया है या बैडमिंटन कोर्ट बनाए गए हैं, अलग अलग खेलों के लिए जितनी भी अवस्थापनात्मक सुविधाएं विकसित की गई हैं। ठीक।
पंतनगर नगला नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित बोर्ड ने भव्य समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, जिसमें नगला के विकास की नई यात्रा का औपचारिक शुभारंभ हुआ। श्री दुर्गा पूजा स्थल नगला मार्केट में आयोजित इस शपथ ग्रहण समारोह में किच्छा के उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने अध्यक्ष सहित सभी सभासदों को शपथ दिलाई। समारोह की शुरुआत नगर पालिका अध्यक्ष सचिन शुक्ला के साथ शपथ ग्रहण से हुई, जिसके बाद नगर पालिका के सभी 7 वार्डों के सभासदों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान उप जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा ने नवनिर्वाचित बोर्ड को शुभकामनाएं देते हुए प्रशासनिक स्तर पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस मौके पर किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने नवगठित नगर पालिका बोर्ड को बधाई देते हुए जनता के विश्वास को प्राथमिकता देने की बात कही। धन्यवाद देता हूँ। इस मौके पर सब लोग आए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आप देख ही रहे हैं कि आज शपथ ग्रहण समारोह था और लोगों उत्साह लोग आए भी थे, क्योंकि आज उनके लिए पहली बार एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक क्षण था उन लोगों के नगला वासियों के लिए, जो आज इस शपथ ग्रहण उन्होंने कार्यक्रम देखा। और जिस उम्मीद से वो आए उस उम्मीद में मैं खड़ा करने की कोशिश करूंगा और उतरूंगा भी। प्रक्रिया के बाद एक शपथ ग्रहण की संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का पालन किया गया, जिसमें 9 निर्वाचित जो अध्यक्ष हैं उनको, उनके साथ ही जो कार्यकारिणी है, जो पार्षद है, उनको शपथ दिलाई गई है और सभी को शुभकामनाएं ज्ञापित की गई हैं। आज से उनके द्वारा ये पदभार संभाला गया है और निश्चित तौर से जनता ने जिस प्रकार का जनादेश दिया है उसके हिसाब से वो उनकी आकांक्षाओं के हिसाब से काम करेंगे। इस हिसाब से शुभकामनाएं दी गई है कि आज नगला पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व में आ गया। नगला नगर पालिका जो प्रथम नगर पालिका है, आज का विधिवत गठन हो गया और सचिन शुक्ला उसके चेयरमैन बने हैं। और वार्ड नंबर 1 से हमारी श्रीमती नेहा मिश्रा उसकी सांसद बनी है। वार्ड 2 से श्रीमती ज्योति प्रसाद जी बनी है। वार्ड नंबर 3 से नीलम यादव जी बने। वार्ड 4 से सुनील रोहेला जी बने हैं। वार्ड 5 से अजय जी बने हैं और वार्ड 6 से निर्विरोध हमारे जोशी जी, क्या नाम उसका, गोपाल जोशी जी बने हैं। और वार्ड 7 से धर्मेश यादव बने हैं। 7 भाजपा के हमारे सभासद बने हैं और चेयरमैन बने हैं। राजधानी देहरादून की छोटी सरकार का कार्यकाल शुरू हो गया। राजधानी देहरादून के नगर निगम में बता दें कि देहरादून की छोटी सरकार का कार्यकाल शुरू हो चुका है और अब सभी तरह के कार्य शुरू किए जा चुके हैं। देहरादून की छोटी सरकार का कार्यकाल शुरू किया जा चुका है। राजधानी देहरादून के नगर निगम की अगर बात की जाए तो छोटी सरकार का कार्यकाल शुरू हो गया है। राजधानी देहरादून के नगर निगम प्रांगण में देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल समेत तमाम पार्षदों ने बीते रोज पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राजधानी देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि हमारी प्राथमिकता राजधानी देहरादून को साफ और सुंदर बनाने की रहेगी। इसके साथ ही राजधानी देहरादून में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों की सफाई व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। देखिए, मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझता हूं और नगर निगम ये पद नहीं है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। राजधानी है और अपनी जिस हिसाब से यहाँ पर वाहनों की संख्या बढ़ी है उस हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे हरा भरा दून की जो हमने संकल्प लिया था, जिन जिन बातों के लिए हमने संकल्प पत्र में हमने अपनी बात रखी है कि हम संकल्प लेते हैं कि जो निगम है आपके द्वार पे आएगा तो वो कार्य कैसे होगा और स्वच्छता कैसे देहरादून शहर के अंदर आएगी, उसके लिए जन भागीदारी भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और जनता के बीच में जाके जनता जागरूक होगी तभी निश्चित तौर, क्योंकि अपना घर समझेगी, परिवार की तरह समझेगी, देहरादून को अपना घर समझेगी, तभी जाके एक स्वच्छ वातावरण तैयार हो सकेगा। जंगलों में लगने वाली आग को लेकर उत्तराखंड वन विभाग इस बार पूरी तरह से तैयार है। इस साल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं कम से कम हों। प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक धनंजय मोहन के मुताबिक नए डिजाइन किए गए ऐप का विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इस अभी एडवांस टेस्टिंग स्टेज पर है।
आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए इस बार प्रशासन पहले से ही सतर्क हो गया है। प्रशासन की ओर से ऐप बनाए जा रहे हैं और कर्मचारियों की ओर से इन ऐप का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया गया है। फिलहाल एडवांस टेस्टिंग फेज में ये सभी ऐप हैं और जल्द ही इन ऐप की मदद से आग से बचाव किया जा सकेगा। बता दें कि कर्मचारी अब इस ऐप का इस्तेमाल करने लगे हैं। गर्मी के मौसम में कई बार पहाड़ों में जंगलों से आग लगने की खबर सामने आती है और भारी नुकसान वन संपदा को इससे होता है। कई बार लोग और पक्षी भी इसमें घायल हो जाते हैं। तो वहीं इस बार प्रशासन की ओर से पहले से ही एहतियात बरते जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से ऐप बनाया जा रहा है जिसके तहत लोग आग से बचाव की जानकारी वन विभाग को दे सकेंगे। कर्मचारी इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और एडवांस टेस्टिंग फेज में फिलहाल ये ऐप अभी है और जल्द ही आगे की जानकारी भी दी जाएगी। तो कई विशेष तैयारियां हम लोगों ने की है और हम पहले के मुकाबले कहीं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं वनाग्नि से डील करने के लिए। एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण हमने काम किया है इस बार, वो इस बार हमने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा मैनेजमेंट वनाग्नि का हम करने जा रहे हैं। ऐप ऑलरेडी हमारा एडवांस टेस्टिंग स्टेज में है। पूरे हमारे करीब 5,500 वनकर्मी ऑलरेडी इसको यूज करना शुरू कर दिए हैं ताकि जो भी छोटी मोटी इसमें दिक्कतें या ट्रेनिंग वगैरह हैं वो सब हम रिजॉल्व कर लें और वो करते जा रहे हैं और साथ साथ इसका इस्तेमाल भी हो रहा है बीटा वर्जन का। तो और साथ ही हमने एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया है जिसमें लगातार एक जीआईएस डोमेन में हमारी फायर का मैनेजमेंट होगा हेडक्वार्टर से भी। भाई लोगों की मेहनत जनपद में पंजीकृत हजारों वाहन मालिकों पर संभागीय परिवहन विभाग का करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है, जिसकी वसूली के लिए परिवहन विभाग काफी गंभीर नजर आ रहा है और इसके लिए संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी बकायेदारों को नोटिस जारी किया है। नोटिस के बाद इनके विरुद्ध विभाग कार्रवाई के मूड में है। वर्तमान में विभाग राजस्व वसूली को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। विभाग ने वाहन स्वामियों को सख्त चेतावनी दी है कि वो बकाया जमा नहीं करते हैं तो विभाग वसूली के लिए वैधानिक कार्रवाई करेगा। सुनील शर्मा ने परिवहन अधिकारी ने बताया कि देहरादून का 63 करोड़ का बकाया था, अब 58 करोड़ कुछ रह गया है। नोटिस के बाद कुछ वाहन स्वामियों ने बकाया जमा भी किया। इसके अलावा भी सभी बकायेदारों को नोटिस भेजे गए। जो बकाया जमा नहीं करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाहन मालिकों के खिलाफ आरटीओ की ओर से अब सख्त एक्शन लिया जा रहा है। बता दें कि करोड़ों का टैक्स विभाग पर लोगों का बकाया था, तो वहीं अब परिवहन विभाग की ओर से सभी बकायेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। तो वहीं प्रशासनिक स्तर पर बताया गया है कि कुछ लोगों ने नोटिस के बाद बकाया जमा कराया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की ओर से राशि जमा नहीं कराई जा रही है, जिसके बाद आरटीओ की ओर से कहा गया कि जो भी बकायेदार टैक्स जमा नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई विभाग को लेनी होगी। बता दें कि भारी मात्रा में टैक्स बकाया है और इसी सिलसिले में प्रशासन की ओर से लगातार बकायेदारों को नोटिस पहुंचाकर उन्हें अवगत कराया जा रहा है। हालांकि नोटिस प्राप्त होने के बाद कई बकायेदारों ने पैसा जमा कर दिया है, लेकिन अभी भी काफी राशि बाकी है, जिसको लेकर परिवहन विभाग की ओर से बकायेदारों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सख्त चेतावनी भी विभाग की ओर से दी गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ये शंखनाद, ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट और 30वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की शान भी बढ़ती है
देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचित कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा। विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश के नवनिर्वाचित मेयर शंभू पासवान और वार्ड के 40 पार्षदों ने भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता के साथ शहर के विकास की शपथ ली। डीएम 7 बंसल ने सबसे पहले मेयर और उसके बाद सभी पार्षदों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में हजारों लोग साक्षी बने। शपथ ग्रहण करने के बाद मेयर शंभू पासवान ने दावा किया कि शहर की सरकार का जो गठन हुआ है उस सरकार को शहर के विकास के लिए बेहतर रूप से चलाया जाएगा। वहीं सभी पार्षद बोले कि वो क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि पहुंचे और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नवनिर्वाचित मेयर और सभी 40 पार्षदों को जीत और शपथ लेने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत सुंदर रहेगा और मुझे लगता है कि इतिहास बनेगा और विकास के लिए तो समय बताएगा कि कितना विकास होगा। सब कुछ हमारे अनुकूल है और ऐसे अनुकूल समय में शहर चमकेगा नहीं, तो इससे आगे मैं ज्यादा क्या बोलूंगा, पर समय बताएगा। ऋषिकेश बहुत सुंदर बनने वाला है और सरकार भी हमारा है, राज्य में और केंद्र में भी हमारा है और आज ईश्वर की कृपा से सब कुछ हमारे पक्ष में है। तो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अच्छा काम होने वाला है ऋषिकेश में और जैसे बोलते हैं ना कि विकास के गंगा बहने वाला है। ऋषिकेश बहुत सुंदर दिशा में जाने वाला है। पालिका नगर पंचायत के सदस्यगण शपथ ले रहे हैं, मैं उनको बहुत बधाई दे रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों का विकास के लिए काम करेंगे। यहाँ ऋषिकेश में भी जो हमारे मेयर बने शंभू पासवान जी और उनके साथ 40 पार्षदों ने शपथ ली है, उनको भी बहुत बधाई है और स्वाभाविक तौर से उनसे अपेक्षा है कि वैसे मेरा विधानसभा क्षेत्र भी है, पूरा तरह से इस नगर निगम का वो विकास करेंगे और मैंने एक अपील सबसे की है कि आइए पुरानी बातों को भूल के जिस प्रकार से वातावरण इस बीच में दूषित करने का प्रयास किया गया उसको भूल के कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ लिख के मिलजुल के लिखे नई कहानी, यानी कि यहाँ के विकास के लिए हम सब लोग काम करें। मैं सबसे अपील कर रहा हूँ। रुद्रपुर नगर निगम में तीसरे महापौर के रूप में नवनिर्वाचित विकास शर्मा का गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में 30 पार्षदों को शपथ दिलाई गई। इस दौरान कांग्रेस के पार्षद ने शपथ कार्यक्रम से दूरियां बनाई रखी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या उपस्थित रहीं। इसके अलावा मंच पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और तमाम लोग उपस्थित रहे। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सारे संतगणों का, हमारे शहरवासियों का, हमारे नागरिकों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। इनके आशीर्वाद से मैंने आज महापौर की शपथ ली है और मैं जैसा मैंने संकल्प किया था, मैं अपने 5 साल एक चौकीदार के रूप में
एक सेवादार के रूप में इस शहर के लिए व्यतीत करूंगा। इस शहर को स्वच्छ, सुंदर, जाम रहित बनाने के लिए जो भी प्रयास होंगे वो सब प्रयास मैं करूंगा और इस शहर को आने वाले समय में मॉडल सिटी बनाने का प्रयास करूंगा, आदर्श रुद्रपुर बनाने का प्रयास करूंगा। हमारी हिंदू संस्कृति बची रहे, मंदिर, गाय, इनकी रक्षा करने का भी काम करूंगा। इस शहर को नशा मुक्त बनाने की तरफ प्रयास करूंगा। हमारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास करूंगा। हमारे व्यापारियों को पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखते हुए स्वच्छता अभियान में जोड़ूंगा और उन्हें कैरियर को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करूंगा। उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर करने, सरकारी हॉस्पिटल्स में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी क्रम में सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था कि सरकारी हॉस्पिटल्स में विशेषज्ञ डॉक्टर की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 की थी, जिसका आदेश जारी कर दिया गया और इस आदेश के बाद अब विशेषज्ञ डॉक्टर्स 65 साल की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। पहले ये आयु सीमा 60 वर्ष की थी। विशेषज्ञ डॉक्टर की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाई जाने के संबंधित आदेश स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार की तरफ से जारी किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मरीन बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का आदेश एनजीटी की तरफ से आया हुआ है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और इसको लेकर देहरादून की धर्मपुर सीट से बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। उम्मीद है कि इस पर रोक लग जाएगी। अभी फ्लड जोन तय हो रहा है, इसके बाद जो क्षेत्र बचेगा उस पर भी बस्तियों को बसाया जाएगा। नगर निगम से एक आदेश जारी हुआ था कि जो नए निर्माण हो रहे हैं उन पर जो है नए कनेक्शन न दिए जाए। अब उसमें दिक्कत ये आ गई, जो पुराने निर्माण हैं उसमें अगर किसी ने बेच दिया या बेटे के नाम होना है या बेटी के नाम होना है, उनको भी रोक दिया गया है, तो उसके कारण लोग बहुत परेशान हैं। तो मैं समझता हूं बोर्ड गठित हो रहा है, कल शपथ ग्रहण हो जाएगा तो बोर्ड अपने अस्तित्व में आ जाएगा। इसके बाद जो बोर्ड की बैठक होगी तो हमारा प्रयास होगा, मैं माननीय मेयर से बात करूंगा कि पहली मीटिंग में इसको क्लियर कर दें और कम से कम जब मरीन बस्तियों को बचाने की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमको बिजली कनेक्शन, पानी के कनेक्शन पर रोक नहीं लगानी चाहिए और ये इससे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं समझता हूँ पहली बोर्ड बैठक में ये क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद इसका रास्ता भी आसान हो जाएगा। ओर से बुलडोजर चलाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके खिलाफ राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है। विनोद चमोली का बयान भी इस मामले को लेकर सामने आया। उन्होंने बताया कि एक बार बाढ़ क्षेत्र चिन्हित हो जाएगा, उसके बाद क्षेत्रों में अन्य बस्तियां भी बसाई जाएंगी। बता दें कि मलिन बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का आदेश सामने आया, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। विनोद चमोली का कहना है कि उनकी कोशिश है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर सामने आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार बाढ़ क्षेत्र के चिन्हीकरण का काम पूरा हो जाएगा, इसके बाद और भी बस्तियां बसाने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। बता दें कि मरीन बस्तियों पर बुलडोजर चलाने का आदेश सामने आया है, जिसके खिलाफ अब राज्य सरकार ने एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ, इस नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी विधायक विनोद चमोली की प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सामने आई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। देव